हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ में। अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या आप एक एलोपैथ के प्रैक्टिशनर हैं तो ये वीडियो ही क्या, ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर हम मानव के समस्त रोगों के बारे में सूचीबद्ध तरीके से जानकारी लाते रहते हैं। यहाँ पर हम सीखते हैं किसी भी रोग, कारण, लक्षण, उसकी पहचान और उसके एलोपैथिक इलाज के बारे में। तो इसलिए आप हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। अभी हमारा टॉपिक चल रहा है स्त्रियों के गुप्त रोगों के बारे में। तो स्त्रियों के गुप्त रोगों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो उसमें हमने इससे पीछे पढ़ा था मेनोरेजिया के बारे में। तो ये मेनोरेजिया की ही तरह है, बल्कि यह एक रोग ना होकर एक जो है एक कंडीशन, एक अवस्था है, एक फंक्शन है, एक अवस्था होती है जिसे डिसफंक्शन ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग या DUB कहते हैं। मतलब इसका दुष्क्रियजन्य गर्भाशय रक्तस्राव बिल्कुल मेनोरेजिया के समान ही होता है। आज इसके बारे में हम लोग विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, सीखेंगे कि DUB क्या होता है, डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग क्या होता है, ये इसके कारण, लक्षण और इसकी पहचान और एलोपैथिक इलाज के बारे में। तो इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, डिसफंक्शन यूटेराइन ब्लीडिंग क्या है, यह क्या है, यह कौन सा रोग है। देखिए, यह मेनोरेजिया के ही समान है, क्योंकि इसमें भी जो है स्त्रियों के जो मानसिक चक्र होता है, मानसिक चक्र अपने नियमित समय, प्राकृतिक समय 28 दिन के अंतराल पर ही आता है, परंतु इसमें भी आने वाले रज की मात्रा बहुत अधिक होती है और यह कई दिनों तक रहता है। बिल्कुल सेम मेनोरेजिया के समान है, लेकिन इसमें मालूम, इसमें और उसमें क्या फर्क है। मेनोरेजिया में ये सभी लक्षण होते हैं, उसमें भी कि रक्तस्राव अधिक दिनों तक आता है, अधिक मात्रा में आता है, और इसमें भी अधिक दिनों तक आता है, अधिक मात्रा में होता है। लेकिन उसमें जो मेनोरेजिया में है उसमें स्थानीय कारण पाए जाते हैं, लेकिन इसमें जब रक्तस्राव ज़्यादा आता हो और कई दिनों तक आता हो, आने वाले रज की मात्रा ज़्यादा हो, तब जो है और उसकी समस्त रोगिणी की जांचें कराने पर, मतलब सभी जांचें कराएं, यूट्रस की जांच, अल्ट्रासाउंड, सब कुछ कराने के बाद में सभी जांचें जब नॉर्मल आती हैं, उसकी जो है बच्चेदानी, पेल्विक अपेंडिक्स की जो जांच होती है, DUB डिसफंक्शन, मतलब सब कुछ नॉर्मल आता है, लेकिन ब्लीडिंग की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो इसे डिसफंक्शन ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग कहते हैं। देखिए, अगर कारण मिल जाते हैं तो फिर वो मेनोरेजिया हो जाएगा रोग। अगर उसमें कोई कारण नहीं मिलते हैं तो वो डिसफंक्शन ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग एक अवस्था हो जाती है। इसमें आने वाले रज की मात्रा बहुत अधिक होती है, लेकिन कोई स्थानीय कारण नहीं मिलते हैं। जिसमें कारण ना मिले तो वो डिसफंक्शन ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग, और जिसमें कारण मिल जाए, जैसे बच्चेदानी में सूजन हो या कोई कमी हो या डिम्फ ग्रंथि में कोई विकास ना हो या कुछ हो या चॉकलेटी सिस्ट हो, तो फिर वो मेनोरेजिया रोग हो जाएगा। और मेनोरेजिया के समान ही दिक्कत हो और कोई कारण ना मिले तो ये डिसफंक्शन ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग हो जाएगा। ओके, मतलब साफ है कि दिक्कत हो और कोई कारण ना मिले तो ये डिसफंक्शन ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग होता है। तो समझते हैं, इसके कारण तो होते ही नहीं है, बताएं, इसमें कारण तो मिलते ही नहीं है। जो है हार्मोनल थोड़ा बहुत है, हार्मोन का देखा गया कि हार्मोन इनबैलेंस होने की वजह से हो जाता है, ये थोड़ा बहुत देखा गया, बाकी इसमें कोई कारण नहीं मिलते हैं। कान के बारे में रोगिणी का जो निदान करेंगे, रोगिणी के जो है निदान करने से रोगिणी के जो है रक्तस्राव, रक्त की मात्रा, उसका पीरियड समय, प्राकृतिक समय के बारे में और चक्र के बारे में पूरा विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरे जो है उसका सार्वजनिक जो है परीक्षण पूरा करेंगे,
जो है सार्वदेहिक, हालांकि इसमें कोई चीज़ जो है, किसी भी चीज़ में विकृति कोई नहीं पाई जाती है, लेकिन फिर भी परीक्षण करेंगे। ओके। इसके अलावा यह जो होता है प्यूबर्टी या फिर मोनोप्यूज के समय अधिक होता है। मतलब ऐसी अवस्था जब पीरियड स्टार्ट होते हैं या जब बंद होने वाले होते हैं। मतलब प्यूबर्टी मतलब ऐसी अवस्था 12 से 13-14 साल वाली, और उधर 45 साल के बाद वाली, ऐसी स्थिति में अधिक होता है। ओके। तो अब हम लोग समझते हैं चिकित्सा के बारे में। देखिए, इसकी चिकित्सा जो है दो तरीके से की जाती है, और दोनों ही बहुत आवश्यक हैं। दोनों ही तरीके बहुत आवश्यक हैं। नंबर 1 सार्वदेहिक चिकित्सा, नंबर 2 हार्मोनल चिकित्सा। तो पहले हम लोग समझते हैं सार्वदेहिक चिकित्सा के बारे में। इसके बारे में सार्वदेहिक चिकित्सा के बारे में। देखिए, सार्वदेहिक चिकित्सा में जो हम लोग सार्वजनिक चिकित्सा करेंगे, तो इसमें सबसे पहले रोगिणी को जो है पूर्ण विश्राम, संतुना और समक औषधियों का इस्तेमाल करें। रोगिणी को जो है पूर्ण आराम पूर्ण विश्राम करने दें। उसको संतुना दिलाएं कि वो ठीक हो जाएगी, उसको बताएं, उसको संतुना दें। और यदि नींद ना आती हो कोई, तो समक औषधि की भी व्यवस्था है, या समक औषधि भी दे सकते हैं। इसके अलावा उसमें एनीमिया, अगर खून की कमी है तो अनीमिया को दूर करेंगे। जाहिर सी बात है भाई, ब्लड ज़्यादा लॉस हो रहा है, अधिक आ रहा है, तो फिर उसमें खून की तो कमी होगी ही होगी। तो खून की या आयरन की कोई सिरप देंगे, अनीमिया को दूर करेंगे। इसके लिए अनीमिया को दूर करने के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे सबसे पहले जो, तो इसमें हम कोई देंगे सिरप। तो इसमें सिरप आता है आपका पहला जो हिम अप लिक्विड। सिरप आता है आपका सिरप हिम अप लिक्विड, हिम अप लिक्विड, या सिरप आता है आपका ग्लोवीफिक्स, और आपका आता है हिम अप, इसे लिख लेते हैं हिम अप लिक्विड। ओके। दूसरा जो होता है आपका लिक्विड, ये आपको ग्लोवीफिक्स लिक्विड। इसके अलावा आपका आता है सिरप जो है HVC लिक्विड, ओके, HVC लिक्विड। इसमें से कोई एक जो है, इसमें से HVC लिक्विड में से कोई एक जो है सिरप आप दे सकते हैं 10-10 इनमें से कोई एक जो है, कोई एक दे सकते हैं 10 ml सुबह शाम 10 ml। ओके। देखिए, ग्लोवीफैक्स या HVC लिक्विड, इसमें से कोई एक जो 10-10 ml सुबह शाम दे सकते हैं, आयरन की खून की कमी को दूर करने के लिए। इसके अलावा जो दूसरी चिकित्सा करेंगे, इसमें कैप्सूल आते हैं आपका, कैप्सूल आता है फिपिकोल, या इसके अलावा कैप्सूल आता है आपका फिपिकोल के लिए कैप्सूल आर्बिटोन। इसके अलावा कैप्सूल आपका आता है रेविटाल। इसके अलावा न्यूरोकाइंड गोल्ड, इसमें से कोई एक कैप्सूल दोपहर में
दोपहर में 1 देंगे। ओके। इसके अलावा जो तीसरा, यदि ये देने के बाद में जो है यदि रोगिणी मुख द्वारा लेने में आराम ना मिले, मतलब ये आर्बिटोन वगैरह और लिक्विड देने के मुंह के द्वारा देने से यदि आराम ना मिले तो इसके लिए इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे। इसमें इंजेक्शन जो आता है, इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे। इंजेक्शन जो आपका आता है नंबर 1 पर, इंजेक्शन जो होता है जेक्टोकास जेक्टोफार प्लस इंजेक्शन। ठीक। नंबर 2 पर इंजेक्शन आता है इंफेरॉन इंजेक्शन, इंफेरॉन बीटोल। इसके साथ में देखिए हिमाप लिक्विड या ग्लोवीफ्लेक्स लिक्विड या HBC लिक्विड कोई 1-10 ml सुबह शाम देंगे। इसके साथ में फिफकोल जो है कैप्सूल या आर्बिटोन कैप्सूल या रिविटाल कैप्सूल या न्यूरोकाइंड कैप्सूल, इसमें से कोई एक कैप्सूल रोज एक दोपहर में देंगे। और इसके साथ में जो है मुख द्वारा लेने से आराम नहीं मिलती हो तो फिर इंजेक्शन का प्रयोग करेंगे। इंजेक्शन में जेक्टोफार प्लस इंजेक्शन या इंफेरॉन इंजेक्शन या इंफेरान बीटोल्व इंजेक्शन जो है, इनमें से कोई एक इंजेक्शन 1 या 2 ml जो है रोज एक या एक दिन जो है एक दिन छोड़कर जो है IM प्रयोग करेंगे। ओके। इसमें से कोई एक इंजेक्शन IM एक दिन या एक दिन छोड़कर रोज 1 से 2 ml या फिर एक दिन छोड़ के प्रयोग करेंगे। कुल 4 से 5 इंजेक्शन लगाने के बाद दोबारा रक्त का परीक्षण करा लेंगे और यदि आवश्यकता होती है तो 4 से 5 इंजेक्शन और लगाएंगे। ओके। परीक्षण कराने के बाद यदि आवश्यकता होती है तो 4-5 इंजेक्शन और लगाएंगे। ये तो देखिए हो गया सार्वदेहिक चिकित्सा में। सार्वदेहिक चिकित्सा में हमें जो सार्वदेहिक चिकित्सा में करनी है, आयरन की कोई सिरप देनी है, ताकत के लिए फिवकॉल कोई कैप्सूल दोपहर में देना है, और उसके अलावा कोई आयरन इंजेक्शन जेक्टोफार प्लस इंफेरान या इंफेरान बीटोल कोई एक इंजेक्शन जो है एक दिन या एक दिन छोड़ के गहरे नितंब IM लगाएंगे। ओके। तो ये तो हमारा हो गया जो है सार्वदेहिक चिकित्सा। अब हम लोग सीखते हैं हार्मोनल चिकित्सा के बारे में। ये तो हो गया सार्वदेहिक चिकित्सा। अब सीखते हैं हार्मोनल चिकित्सा के बारे में। मतलब हार्मोनल चिकित्सा। हार्मोनल चिकित्सा के बारे में देखिए, हार्मोनल चिकित्सा में जो हार्मोनल चिकित्सा करेंगे तो इसमें हार्मोनल चिकित्सा में सबसे पहले जो टेबलेट देंगे, टेबलेट लाइनोराल लाइनोरल टेबलेट जो है ये आपकी लाइनोराल टेबलेट 0.5 mg की दिन में एक जो है तीनों टाइम देंगे। ये 0.5 mg की एक टेबलेट जो है तीनों टाइम देंगे। एक टेबलेट सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम देंगे। जब तक जो है रक्त स्त्राव नहीं रुकता है तब तक 0.5 mg की एक टेबलेट तीनों टाइम देंगे, और रक्त स्त्राव रुकने के बाद में 0.5 mg की रक्त स्त्राव रुकने के बाद में 0.5
2.5 0.25 mg की 0.25 mg की रोज एक। देखिए रक्तस्राव न रुकने तक ये 0.5 mg की तीनों टाइम ओके। और ये रक्तस्राव रुकने के बाद में 0.25 mg की टेबलेट रोज एक देंगे लगातार, जो है 21 दिनों तक, 21 दिनों तक ओके। इसके अलावा जो साथ में जो दूसरा जो टेबलेट देते हैं वो टेबलेट देते हैं टेबलेट प्राइमोल्यूटन, टेबलेट प्राइमोल्यूटन एन टेबलेट देंगे, प्राइमोल्यूटन एन टेबलेट जो है ये आपकी 5 मिलीग्राम की टेबलेट मानसिक स्त्राव के 11वें दिन से 21वें दिन तक देंगे। ये 5 mg, ये 5 mg की टेबलेट जो है 11वें दिन से 21वें दिन तक देंगे ओके। यह जो है 3 से 6 महीने तक यह चिकित्सा दोहराएंगे ओके। और इसी में कुछ चिकित्सक जो होते हैं इस बीमारी को दूर करने के लिए हिमेस्टिक औषधियों का प्रयोग करते हैं, जिसमें आपका विटामिन सी, विटामिन के और कैल्शियम के योग की दवाई देते हैं, या कैल्शियम के योग का प्रयोग करते हैं, और साथ में हार्मोनल चिकित्सा भी करते हैं, इससे भी सफल रहता है। देखिए इतना सब अगर इलाज करने के बाद में यदि रोगिणी नहीं सही होती है, उसके चिकित्सा में उसकी हालत में या उसकी दिक्कत में नहीं सुधार होता है, और यदि जो है परिवार सीमित बच्चे सीमित हैं तो फिर इसका जो है बच्चेदानी का ऑपरेशन करके बच्चेदानी को निकलवा दिया जाता है ओके। तो अब हमारा पूरा टॉपिक जो है आज का समाप्त हुआ, क्योंकि भाई आज हमने समझ लिया DUB मतलब डिस्फंक्शन ऑफ यूटेराइन ब्लीडिंग क्या है। इसके कारण तो इसमें होते ही नहीं है, क्योंकि यह एक अवस्था होती है, यूटेराइन डिस्फंक्शन, यूटेराइन ब्लीडिंग, इसके नाम से ही है, मतलब कि यह एक रोग नहीं है बल्कि एक अवस्था है। यह अवस्था होती है कि इसमें लगातार ब्लड बहता रहता है और कोई कारण का पता नहीं चलता है ओके। तो इसके चिकित्सा के बारे में समझ लिए हैं हम लोग, कारण लक्षण जो भी है सब कुछ, हमारा टॉपिक समाप्त हुआ। तो अब आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद।